हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंजना लर्निंग कॉर्नर में। आज से हम जेपीएससी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो होगा छोटा नागपुर टेनेंसी सीएनटी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट एसपीटी एक्ट पर। यहाँ से जेपीएससी में हर बार 10 से 12 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये वीडियो का पूरा सीरीज मिलेगा आपको हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन एक बहुत ही आसान भाषा में हमारे चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसको हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से भी जानते हैं, जिसमें 19 चैप्टर और 271 सेक्शन है, और सीएनटी एक्ट लागू हुआ था 11 नवंबर 1908 में। लेकिन दोस्तों, ये सारे चैप्टर और सेक्शन पढ़ने से पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्ट लागू होने के पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसी स्थिति आनी पड़ी थी कि ये सीएनटी एक्ट को लागू किया गया। आइए जानते हैं इस टाइमलाइन को एक स्टोरी के माध्यम से। जब बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म हुआ था तो 1765 में एक इलाहाबाद ट्रीटी समझौता हुआ रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम II के बीच में, जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राइट्स मतलब राइट टू कलेक्ट टैक्स ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया गया था। ब्रिटिश ने 1769 में झारखंड क्षेत्र में प्रवेश किया था चतरा रीजन से। झारखंड क्षेत्र जंगलों से भरा हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर के महाराजा खुखरा राजा के अधिनियम के अंतर्गत था। पूरा छोटा नागपुर परहा राज्य के रूप में अलग था। ब्रिटिश कैप्टन कैमेक के आने का विरोध खरगाडी, पलामू, छोटा नागपुर और रामगढ़ के शासकों ने किया। हालांकि तब की स्थितियों के कारण ब्रिटिश के खिलाफ खड़ा होना संभव नहीं था। चतरा के कलेक्टर के पास सभी रिवेन्यू पेमेंट्स होती थी 1799 तक। मतलब अगर एक किसान अपने फसल के टैक्स का भुगतान करना चाहता है तो वो चतरा के कलेक्टर के पास करेगा। कंपनी के नियंत्रण के अंतर्गत छोटा नागपुर के शासक को उनके प्रशासनिक व्यवस्था को अपने ट्रेडिशनल तरीकों के अनुसार प्रबंधित करने का अधिकार था। मतलब अगर किसी विलेज में कोई डिस्प्यूट होती थी तो छोटा नागपुर के महाराजा अपने ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम के माध्यम से उसे रिजॉल्व किया करते थे, बिना कंपनी के इंटरफेरेंस के। छोटा नागपुर के महाराजा ने 1787 में कंपनी को अपने प्रदेश या उसके किसी भाग का ऑक्शन नीलामी करने की अनुमति दी थी, अगर उनका रिवेन्यू भुगतान नहीं किया गया। मतलब अगर किसी क्षेत्र में कोई किसान अपने टैक्स का भुगतान नहीं कर पा रहा है तो कंपनी को महाराजा की अनुमति से उस क्षेत्र को ऑक्शन करने का अधिकार मिलता था। 1765 से 1789 तक कंपनी ने अपने तरीके से राजस्व व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की। सबसे पहले सभी जिलों में भारतीय प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया और उनका मुख्यालय मुर्शिदाबाद में रखा गया था। जिलों पर नज़र रखने के लिए अमील नियुक्त किया गया। इसके बाद हर जिले में कलेक्टर्स नियुक्त किए गए और उन्हें सभी को कोलकाता के बॉर्डर ऑफ रेवेन्यू को रिपोर्ट करना होता था। परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त से पहले ये विवाद उत्पन्न हुआ कि किनको जमींदार माना जाए। अंत में परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों को विस्तृत किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस पिछले 10 साल की समीक्षा करने के बाद ये पाया कि जमींदारों के द्वारा की गई सेटलमेंट से संबंधित रिपोर्ट पूरी तरह पर्याप्त नहीं थी या काफ़ी नहीं थी। इसलिए उन्होंने वार्षिक सेटलमेंट का पुनः स्थापित करने का आदेश दिया। 18 सितंबर 1789 को की गई अंतिम प्रस्ताव में छोटा नागपुर के शासक को प्रेजेंट फुटिंग के रूप में जाना गया, जो जमींदारों से अलग स्थिति को दर्शाता था। इन्हीं कारणों से रेगुलेशन एक्ट को छोटा नागपुर तक फैलाया नहीं गया। ब्रिटिश ने अलग अलग प्रकार के रेगुलेशंस बनाकर प्रशासन पर नियंत्रण लाने की साजिश की थी। इस समय में ही 4 जून 1809 को उन्होंने थाना सिस्टम को लागू किया, जो रामगढ़ के मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में था। शेरघाटी में एक जिला स्थापित किया गया और चतरा में एक कलेक्ट्रेट स्थापित किया गया।
ये पूरा क्षेत्र साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नियंत्रण में लगाया गया। एक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया को शुरू किया गया, सिविल, क्रिमिनल और रिवेन्यू कोर्ट्स स्थापित करके। ब्रिटिश का मुख्य उद्देश्य भूमि के रिवेन्यू का संरक्षित करना था। इसलिए उन्होंने स्थानीय जमींदारों, जागीरदारों और रैयतों की जमीनों का ऑक्शन करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें ये कोर्ट्स का उपयोग किया गया। इसके लिए रेगुलेशन एक्ट 1793 का उपयोग किया गया। इन ऑक्शंस के माध्यम से नए जमींदार और जागीरदार भी निर्मित किए जा रहे थे। ये नए जमींदार और जागीरदार बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा से बिलोंग करते थे। स्थानीय जमींदारों और जागीरदारों को उनके रियातों के साथ सामाजिक रिश्ते थे और वे स्थानीय परंपराओं का पालन भी करते थे। भूमि व्यवस्था में भी जातियों के बीच प्रचलित परंपराओं का सम्मान किया गया। स्थानीय जमींदार और जागीरदार भूमिहारी और मुंडारी खुटकट्टीदारी भूमियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं करते थे। ये जमींदार और जागीरदार किसी भी प्रकार के ऑक्शन से बचने के लिए भूमि रेवेन्यू सख्ती से वसूल करने लगे। रैयतों के पास भूमि का उचित रेवेन्यू भुगतान करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उनकी भूमि का उत्पादन कम था और रेवेन्यू उसके तुलना में बहुत अधिक था। उनके पास एक विद्रोह के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 1831 से 1832 में कोल विद्रोह इस विवाद का प्रतिक्रिया था। जमींदारों, जागीरदारों और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ कड़वाहट की भावना बढ़ती जा रही थी। उन्हें ब्रिटिश का रेवेन्यू प्रशासन सिस्टम संतुष्ट नहीं लग रहा था। स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई और कुछ बाहरी जमींदारों और जागीरदारों को स्थानीय लोगों ने खतरनाक रूप से हत्या कर दिया। कुछ स्थानीय जमींदारों और जागीरदारों भी इस चपेट में आ गए। विद्रोह को 1832 में कुचल दिया गया, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन को महसूस हुआ कि इस क्षेत्र में शांति और जनजातियों के मुद्दे को नज़रअंदाज करना संभव नहीं था। प्रशासन में कई छोटे और बड़े सुधार किए गए, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। स्थानीय जमींदारों और रैयतों को जमीनों का कब्जा कोर्ट के माध्यम से लेने का प्रक्रिया लगातार चल रहा था। इस समय में ट्राइबल मुद्दों के अलावा जमींदारों, जागीरदारों, मानकी मुंडा, उरांव और संथाल भी एकजुट थे। स्थानीय लोगों और ट्राइबल समुदाय के सामने आने वाले समस्याएं लगातार बिगड़ रहे थे। ब्रिटिश प्रशासन को इन मुद्दों को नोटिस लेना स्वाभाविक था। प्रशासन ने 1862 में बाबू रखालदास हलदार के मार्गदर्शन में प्रशासन ने भूनिहारी सर्वे शुरू किया था, जिसमें स्थानीय जमींदारों और भूनिहारी जमीन की पहचान की जाती थी। ये प्रक्रिया 1869 तक चलती रही। ये सरकार के लिए पहला प्रभावशाली कदम था, जिससे शेड्यूल्ड ट्राइब की जमीन सुरक्षित की गई। प्रशासन के सुधार के रूप में 1879 में छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंस प्रोसीजर एक्ट को लागू किया गया। इसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 को भी पास किया गया। हालांकि इस एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन 1899 तक टाल दिया गया। पिछले 100 सालों की अनुभूति के आधार पर प्रशासन ने एक गांव विभाजन सर्वे का आयोजन किया, जिसमें खेवट और खतियान का रिकॉर्ड बनाया गया। छोटा नागपुर में पहला सर्वे 1902 में शुरू हुआ और 1903 तक बहुत सारी डिटेल्स को कैप्चर किया गया। 1903 तक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का एक ड्राफ्ट भी तैयार था। कुछ संशोधन और सुधार के बाद ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 11 नवंबर 1908 को अंतिम रूप से लागू किया गया। इस एक्ट का ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। इस एक्ट में कुल मिलाकर 19 अध्याय और 271 सेक्शंस हैं। ये था आज का हमारा छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का इंट्रोडक्शन क्लास। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के चैप्टर 1, जिसमें 3 धारा है, और चैप्टर 2, जिसमें 5 धारा है, उसको पढ़ेंगे डिटेल में एक्सप्लेन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।